हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम टू द अनदर कॉमिक बुक सीरीज। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही अलग सीरीज के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने कहीं पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना भी होगा। ये सीरीज जो है हल्क के रिलेटेड है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं अपनी चैनल के ऊपर हल्क की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरीज शेयर पहले कर चुका हूँ। जिसमें से पहले हमारे पास थी प्लेनेट हल्क की सीरीज, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से उसको एक अलग प्लेनेट पे, प्लेनेट सकार पे भेज दिया जाता है इल्यूमिनाटी के जरिए, जहाँ पे वो अपना अलग घर बसाता है। लेकिन जब अपना घर वगैरह सब बसा लेता है तो वहाँ पे जिस शिप के अंदर वो आया होता है वो एक्सप्लोड कर जाती है और वहाँ पे सारे लोग मार जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी क्वीन और होने वाला बच्चा भी। तो इसी का बदला लेने के लिए हल्क वापसी अर्थ के ऊपर आता है और वो इवेंट कहलाता है वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि हल्क ने किस तरह से जो है पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर तहलका मचा के रख दिया था। मतलब एवेंजर्स हो गए, फैंटास्टिक फोर हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और आखिरकार में हमने देखा था कि सेंट्री, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, वो भी हल्क से लड़ते लड़ते थक गया था और वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया था। लेकिन हल्क उसके बाद भी रुका नहीं था और हमने देखा था आखिर में कि हल्क को जो है एक सैटेलाइट के जरिए उसकी गामा एनर्जीज को थोड़ी देर के लिए खींच लिया जाता है, जिससे वो ब्रूस बैनर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको जो है एक डेजर्ट के अंदर, एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर रख दिया जाता है कैद में। तो अब ये स्टोरी हमारी उसी के आगे से कंटिन्यू होने वाली है और हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी के बाद आखिरकार हल्क के साथ हुआ क्या और हल्क से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ से जो है ये हल्क की सीरीज का एक अलग ही बहुत बड़ा एक स्टोरी आर्क शुरू होने वाला है और ये तकरीबन 2 या 3 साल लगातार चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि हल्क की ये स्टोरी लाइन और ये स्टोरी आर्क को फॉलो जरूर करिएगा आप लोग। और मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोग को ये कह सकता हूँ कि हल्क का ये स्टोरी आर्क जो है ये आप लोग को ऐसा हो ही नहीं सकता कि पसंद ना आए। तो इस कॉमिक बुक सीरीज के वैसे तो 50 से ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं एक स्टोरी आर्क कवर करता हूं और फिर अपनी टाइमलाइन पे कंटिन्यू करता हूं। तो इस टाइमलाइन में अभी जो है हमारे पास इसका एक स्टोरी आर्क आ रहा है और इसका एक स्टोरी आर्क 6 इश्यूज के अंदर है। तो मतलब हमारे पास इस सीरीज के अभी 6 एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे। तो हर एपिसोड के अंदर मैं एक इशू कवर करूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कॉमिक्स भी पढ़े हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं आप लोगों की सपोर्ट चाहता हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं रशिया के अंदर, जहाँ पे हम डॉक्टर सैमसंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है कोई एक हादसा हुआ है, जिसको सर्च करने के लिए डॉक्टर सैमसंग यहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई विटनेस है और ना यहाँ पे कोई जिंदा बचा है। लेकिन ये जो ट्रैक्स हैं इससे मुझे स्टोरी काफ़ी कुछ क्लियर नज़र आ रही है ग्राफिक डिटेल्स के अंदर। और हम देखते हैं कि बेसिकली उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करते हैं डॉक्टर सैमसंग कि यहाँ पे ये जो हादसा हुए हैं इनसे यानी यहाँ पे हुआ क्या होगा। और वो बताता है कि हमारा आदमी जो है यहाँ पे लैंड किया था, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है। और बोलता है कि जेनिफर, क्यों ना तुम मेरे साथ विक्टिम का रोल प्ले करो, मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ था। तो जेनिफर बोलती है कि मैं विक्टिम का रोल प्ले क्यों करूं, मैं चाहूं तो किलर का रोल भी तो प्ले कर सकती हो ना। तो सैमसंग बोलता है कि जैन प्लीज़ बात को समझो। और इस तरह से वो जो है जैन को राज़ी करता है और वो बताता है कि किस तरह से उसने जो है उसके ऊपर अटैक किया होगा। और इस तरह से वो बताता है डॉक्टर सैमसंग कि वो जो है बिल्कुल सरप्राइज के तौर पे आया था, तभी जो था सामने वाला विक्टिम वो उसको समझ नहीं पाया और उस पर शायद सही तरीके से उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाया। और इसी तरह डॉक्टर सैमसंग उसको पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कल रात क्या हुआ होगा, मतलब उसने उसको किस तरह से मारा होगा। और हम देखते हैं कि वो जो हल्क है वो एक एबॉमिनेशन नाम का विलन है, उसको जो है बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। तो मतलब कल रात यहाँ पे हल्क और एबॉमिनेशन के बीच में फाइट हुई है। तो ये लोग जो है यहाँ पे यही पता करना है कि यहाँ पे हुआ था तो क्या हुआ था। और वो बताता है इस तरह से कि यहाँ पे जो है उसने अपना आखिरी कदम रखा था और उसके बाद उसने यहाँ से आके इस आदमी को ऐसा पंच मारा जिसकी वजह से ये पूरा गांव जो था एक शॉक वेव से भर गया था और इधर उधर की करीब की चीज़ें सारी बर्बाद हो गई थी। और उसके बाद उसने आखिरी मुक्का जो है उसके चेहरे की तरफ मारा था, जिससे उसका तकरीबन पूरा स्कल टूट गया होगा और उसने विक्टिम को ज़मीन पे गिरा दिया। उसने जो है उसके साथ ज़रा सी भी मर्सी नहीं करी और उसके बाद ये उसका आखिरी दाव था जिसने एबॉमिनेशन को गिरा डाला। इसके बाद जो उसने करा वो मेरे लिए तकरीबन एक टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ये मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और वो भी उससे, क्योंकि उसने जो है एबॉमिनेशन को ये सब करने के बाद एक गन से मारा है
और हम यहीं पे देखते हैं कि जैन और डॉक सैमसन के साथ यहाँ पे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क जो कि इस वक्त शील्ड का कमांडर बन गया है, और आपको ये बात तो पता होगी क्योंकि सिविल वॉर का इवेंट गुजर चुका है और आयरन मैन जो है अब शील्ड का कमांडर बना हुआ है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उसको असिस्ट करने के लिए मारिया हिल यहाँ पे है जो कि पुरानी शील्ड की कमांडर थी, क्योंकि हमें पता है कि निक फ्यूरी जो है अभी तक कॉमिक्स के अंदर गायब चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट वॉर का जो एक इवेंट करवाया था उसकी वजह से वो अमेरिकन गवर्नमेंट से छुप के घूम रहे हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि साथ में जनरल थंडरबोल्ट रॉस भी हैं, और क्यों ना हो, मतलब जहाँ पर हल्क का जिक्र हो और थंडरबोल्ट ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। और हम वहीं पे देखते हैं कि थंडरबोल्ट बोलते हैं कि तुम्हारी बात से कोई सेंस नहीं बनता लियोनार्ड, तुम जो कह रहे हो, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसमें कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि एबोमिनेशन को हरा दिया गया और वो भी हल्क ने इसको हराया, वो भी गन के जरिए, ये मैं नहीं मान सकता। और ये तो बताओ कि हल्क के साइज की गन बनाएगा तो कौन बनाएगा। तो मारिया हिल बोलती कि वैसे ऐसी बात नहीं है, हमने शील्ड के अंदर एक इतनी बड़ी इस साइज की गन बनाई है। और मारिया हिल बोलती लेकिन क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम ये कह रहे हो कि हल्क ने आके इसको यहाँ पे मारा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमें सबको तो पता है कि हल्क इस वक्त कहाँ पे है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि कमांडर के लिए ये बात सच नहीं है, डॉग सैमसन जो है सिर्फ एक थ्योरी पेश कर रहे हैं, और वैसे भी हम शील्ड वालों को क्या जरूरत पड़ी है कि हम एक इतनी बड़ी हैंडगन इजाद करें जिसके अंदर हल्क की उंगली घुस सके। तो डॉग सैमसन बोलता है कि ये कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गामा रेडिएशन फैली हुई वो कुछ ज्यादा ही है, अनलेस तुम्हारे पास कोई और गामा रेडिएशन से भरा हुआ इंसान हो जो कि 20 फुट लंबा हो। क्या तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो। तो जेनिफर बोलती है कि हे मेरी तरफ मत देखो, ये मैंने नहीं किया है। और जेनिफर बोलती है कि ये क्या चीज़ है जो ग्लास की तरह चमक रही है। तो बोलता है कि ये ग्लास नहीं है बल्कि ये वही रेडिएशन है, लेकिन ये अर्थ के अंदर जो है सिकुड़ गई है, इस वजह से ये चमक रही है। तो जैन बोलती है कि लेकिन ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ये बात तुम भी जानते हो कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो जनरल रॉस बोलते हैं कि मुझे पता था कि जब हम ऐसी टेढ़ी मेरी टीम बना के एक टीम बनाने यहाँ पे रिसर्च करने आएंगे तो तुम लोग इस तरह के उल्टे पुल्टे सवाल ही करोगे। तो जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि हमारे पास एक साइंटिफिक टीम थी, लेकिन तुम जानते हो कि वो साइंटिफिक टीम यहाँ पे पूरी क्यों नहीं है, वो तुम्हारी वजह से ही कैद में है। तो जनरल रॉस एकदम खामोश हो जाते हैं। तो डॉग सैमसन बोलता है देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो, इस क्राइम सीन को अब हम और बर्बाद नहीं कर सकते हैं जितना ये पहले हो चुका है। मेरी बात मानो, यहाँ पे जो कुछ भी बचा कुछ है उसको उठाओ और घर चलो, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके उसको एग्जामिन कर सकें। तो पीछे से आवाज़ आती है कि ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली रशिया की जो सुपर हीरोज टीम है वो यहाँ पे उनको रोकने के लिए पहुंच जाती है, और इसके अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो क्रिम्सन डायनामो होता है जो कि बेसिकली एक तरह का रशिया का आयरन मैन है, और एक डार्क स्टार होती है, और एक रेड गार्डियन होता है जो कि बेसिकली रशिया का कैप्टन अमेरिका है, और एक उर्सा मेजर होता है जो कि समझ लीजिए इनकी टीम का एक हल्क होता है जो कि एक भालू की तरह होता है। और वो बोलता है कि एमएल ब्लॉन्स्की जो कि एक रशियन सिटीजन था, ये इसका खून यहीं इस रशियन सॉइल के ऊपर हुआ है, तो इस मर्डर केस को हम अपने तरीके से ही सुलझाएंगे। तो उर्सा मेजर बोलता है कि तुमने सुना ना इसने क्या कहा, अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर की तरफ कटने की सोचो। तो जेनिफर बोलती है कि वंडरफुल, ये तो विंटर गार्ड है, और लास्ट टाइम जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने सुना था कि रेड गार्डियन और डार्क स्टार जो है वो दोनों मर चुकी हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम एवेंजर्स की फाइल्स को छोड़ो, तुम शील्ड की फाइल्स को पढ़ा करो, अक्सर शील्ड की फाइल जो है एवेंजर्स की फाइल्स को रिप्लेस कर ही देती हैं। तो जेनिफर बोलती है कि हाँ ठीक है, चलो जब हम घर जाएं तो मुझे ज़रूर याद दिलाना इस बारे में, ताकि मैं इस बारे में कुछ कर सकूं। तो डॉग सैमसन बोलते हैं कि देखो अब ये तुम जो है फजूल की बकवास मेरे सामने लेके मत बैठ देना, हम सब जानते हैं कि अबॉमिनेशन तुम लोगों की सरजमीन के ऊपर एक लानत था और तुम लोग भी इसको पसंद नहीं करते थे, तो तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी मैस को साफ कर रहे हैं। तो रेड गार्डियन बोलता है कि ये जाके बात तुम उन लोगों से कहो जो लोग इस विलेज के अंदर रहते थे। ओह तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सब मर चुके हैं। तो डॉग सैमसन बोलता है कि इस वक्त जो है हम हल्क की केस के साथ डील कर रहे हैं, तुम लोग लकी हो कि वो सिर्फ एक विलेज के अंदर ही आया था। तो उर्सा मेजर बोलता है कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है मेरे हिसाब से तुम लोगों का हल्क मर चुका है। तो शी हल्क बोलती है क्या तुम अपने ये ग्रिजली आर्म्स मेरे से पीछे करना पसंद करोगे। तो आयरन मैन क्रिम्सन डायनामो से बोलता है कि देखो तुम मॉस्को में जाके चेक करो, उन लोगों ने हमें यहाँ पे शील्ड का क्लियरेंस दिया था, हम ये ऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल शील्ड को तो ये राइट था, लेकिन यहाँ पे हर कोई शील्ड के लिए काम नहीं करता है, जैसे कि जनरल रॉस, शी हल्क और वो ग्रीन बालों वाला आदमी। और वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे वो ये बात बोलता है तो वहाँ पे डॉग सैमसन यानी लियोनार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो रेड गार्डियन के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है विंटर गार्ड और इनकी टीम के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उर्सा मेजर जो है वो शी हल्क के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे उसके हाथ में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और शी हल्क बोलती है कि तुमने मुझे काटने की कोशिश करी, अब जो है तुम्हारी खाल का मैं एक बहुत ज़बरदस्त रग बनाने वाली हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो है उर्सा मेजर को बहुत ज़ोरदार पंच मारती है। और वहीं पे क्रिम्सन डायनामो बोलता है कि मैं अपने इस नए आर्मर को कब से टेस्ट करना चाह रहा था तुम सो कॉल्ड आयरन मैन के ऊपर। तो आयरन मैन बोलता है कि बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और हम देखते हैं इस तरह से जो है आयरन मैन उसको अपनी रिपल्सर से बहुत दूर उठा के फेंकता है।
डॉक सैमसंग बोलता है कि हम यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आए थे। तो रेड गार्डियन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमने तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट कर दी, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और शी-हल्क गुस्सा मेजर उठाते हुए बोलती है कि अब मैं तुम्हें वापसी साइबेरिया भेज रही हूँ पू। क्रिम्सन डायनेमो से आयरन मैन बोलता है कि अपने लोगों से कहो कि वो स्टैंड डाउन हो जाए। तो क्रिम्सन बोलता है कि ये हमने नहीं, तुम्हारे लोगों ने एग्रेशन स्टार्ट किया है। और वहीं पे हम देखते हैं कि फायर की आवाज़ आती है और जनरल रॉस बोलते हैं कि मेरी आवाज़ उठाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो तुम लोग कर रहे हो उससे हम लोग कहीं पे भी नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ खड़े होकर नाच रहे हैं। वो देखो हमारे पास एक सर्वाइवर है। और वो देखते हैं हम लड़की जो है रशियन लैंग्वेज में कुछ अजीब सी एक ही लफ्ज़ को बार बार बोल रही होती है। तो आयरन मैन पूछता है कि आखिरकार ये बच्ची क्या कह रही है। तो उसमें से डार्क स्टार जो थी वो बोलती है कि ये कह रही है कि रेड। तो डॉक सैमसंग बोलता है कि रेड, इसका क्या मतलब है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अलाशन फ्रंटियर में, जो कि यहाँ से 100 मील्स की दूरी पर है। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटली बर्फ ही बर्फ होती है और एक आदमी उस बर्फ के अंदर पड़ा होता है और वो उठता है और उसके सामने हम देखते हैं कि आग ही आग लगी हुई होती है। और वो आदमी बोलता है कि रिक जोन्स, इस बार तुमने अपने आप को किस मुसीबत के अंदर फंसा लिया। तो हमें यहाँ से ये बात पता चलती है कि ये आदमी जो है रिक जोन्स है। यहाँ से हम देखते हैं कि जनरल रॉस और जो है लियोनार्ड जो है एक मिलिट्री बेस के अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो लोग बेसिकली वही सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कल उन्होंने केस वगैरह देखा था। तो वहाँ पे गार्ड बोलता है कि सर अपनी आईडी दिखाइए। तो जनरल रॉस बोलते हैं कि ये हर बार ज़रूरी है। तो बोलता है यस सर ये ज़रूरी है, अब स्टैंड स्टिल रहिए ताकि हम आपको स्कैन कर सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि उन दोनों का रेटिना स्कैन वगैरह होता है और फिर उनको क्लियरेंस मिल जाता है वहाँ अंदर जाने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, मतलब यहाँ पे जो कोई भी है वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जिससे जनरल रॉस और डॉक्टर सैमसंग मिलने आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे डोर्स ही डोर्स हैं और हर एक कदम पे सिक्योरिटी चेक बार बार हो रहा है। और जैसे ही वो डोर खुलता अंदर से आवाज़ आती है, रॉस, सैमसंग, मैं इस बात का इंतजार ही कर रहा था कि कब तुम लोग मेरी मदद के लिए मुझसे मिलने के लिए आओगे। और हम इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे जो है उस सेल के अंदर ब्रूस बैनर बैठा हुआ होता है। मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के बाद ब्रूस बैनर को यहीं पे लाया गया था और अब हम वर्ल्ड वॉर के इवेंट के बाद से ब्रूस बैनर को यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। टू बी कंटिन्यूड।